तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, डिफरेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट। लास्ट वीडियो में हम कुछ सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया जाए, है ना, तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी तक तो हम लोग चार्ज अगर गिवन हो और किसी सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना हो, बट इस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम लोग फील्ड अगर गिवन होगा तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट कुछ एक दो क्वेश्चन मैं पहले सिमेट्री बेस्ड और करा देता हूँ। एक इनफाइनाइट साइज का एक पॉइंट चार्ज रखा है और उसके बहुत करीब D10 लिखा है, और मतलब बिल्कुल सरफेस को टच नहीं कर रहा है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस है। ये इनफाइनाइट साइज का सरफेस है, प्लेन है, और इस प्लेन से कितना टोटल फ्लक्स पास होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना टोटल फ्लक्स पास होगा ये हमें बताना है। तो मैंने कहा कि अगर किसी भी पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें, यहाँ पे सपोज पॉइंट चार्ज है और उसकी बहुत सारी फील्ड लाइंस ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है, ये चारों तरफ से। अब बिल्कुल पॉइंट चार्ज से मिला के अगर मैं एक यहाँ पे प्लेन बना दूँ इनफाइनाइट साइज का, और उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन बना दूँ इनफाइनाइट साइज का और बीच में ये पॉइंट चार्ज हो, तो जितनी फील्ड लाइंस इधर राइट में जा रही होंगी, अगर मैं पॉइंट चार्ज को मिलाते हुए दो लाइनें बना दूं, ऐसे समझ लो एक लाइन बना दी, एक प्लेन ड्रॉ कर दूं, तो आधी लाइंस इधर जा रही होंगी, आधी लाइंस इधर जा रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इन दोनों प्लेन से आधा आधा फ्लक्स पास हो रहा होगा। और टोटल फ्लक्स जो होगा, चूंकि ये दोनों प्लेन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है ना, ऑलमोस्ट पॉइंट चार्ज को टच करते हुए निकल रहे होंगे, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई भी फील्ड लाइन जो है इन दोनों के बीच में से नहीं जा रही, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट जब साइज इनफाइनाइट होगा तो ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्हीं दोनों प्लेन से गुजरेगी। तो जितनी फील्ड लाइंस राइट में जाएंगी उतनी फील्ड लाइंस लेफ्ट में जाएंगी। तो दोनों से जो टोटल फ्लक्स पास होगा वो Q/ε0 होगा। तो सिमेट्री से जो आधी फील्ड लाइंस अगर इधर जा रही हैं तो जो फ्लक्स उस प्लेन से पास हो रहा है ये Q/2ε0 हो जाएगा, टोटल का आधा। बच्चों एक तरीका और है, इसको दूसरी तरीके से समझना भी आपको चाहिए कि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एक सर्कुलर रीजन है और अगर मान लो उसके एक्सेस पे कहीं पॉइंट चार्ज रखा है, ये थीटा है, तो फ्लक्स होता है Q/2ε0 1 - cos थीटा। अब आप देखो जैसे जैसे ये सर्कुलर रीजन बड़ा होता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, तो ये थीटा की वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी, है ना। और ये जब जैसे जैसे आप देख रहे हो ये सर्कुलर रीजन बड़ा होता चला जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा ये है, यहाँ पे थीटा ये, यहाँ पे थीटा ये बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे जैसे ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो ये एंगल जो थीटा होगा ये 90 की तरफ टेंड करेगा। मतलब इस प्लेन को तुम कह सकते हो, इस प्लेन को जब इससे मिलाओगे तो ये एंगल, ये जो थीटा की वैल्यू होगी ये 90 हो जाएगी यहाँ पे। तो इनफाइनाइट प्लेन के लिए एक इस तरीका भी है कि Q/2ε0 1 - cos 90 और cos 90 हो जाएगा 0। तो Q/2ε0। तो अगर सिमेट्री से नहीं निकालना चाहो तो इस तरीके से भी इस प्लेन से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों एक प्रॉब्लम और है, एक ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल सरफेस भी मान सकते हो, और एक लाइन चार्ज ऐसे पास हो रही है। तो ये लाइन चार्ज जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी जो स्फीयर के सेंटर से है वो D है, और इस स्फीयर की रेडियस R, इट इज़ ए क्लोज्ड स्फीयर। तो हमें बताना है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस। अब चूंकि ये स्फेरिकल सरफेस क्लोज्ड सरफेस है, तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है ये टोटल चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस या इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाय ε0 होता है। तो ऐसे सवालों में बस आपको ये देखना होता है कि अंदर कितना चार्ज लाई कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो A से B तक की लेंथ अगर मैं L मान लूँ, तो टोटल चार्ज जो इनसाइड होगा वो चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा कूलम पर मीटर बेटा। यानी 1 मीटर में जो चार्ज है वो लैम्डा कूलम है, तो L मीटर में चार्ज लैम्डा इंटू L होगा। तो बेसिकली बस बच्चों में यही पता करना होगा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लाइन चार्ज दैट इज़ इनसाइड द स्फीयर। तो ये लेंथ हमको निकालनी है बेटा। तो अगर मैं इस पॉइंट से देखो इसको मिला दूं और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाली रेडियस R हो जाएगी, है ना। तो ये जो लेंथ हो जाएगी आधी L/2 होगी बेटा, है ना। ये L/2 होगी, ये D होगी, ये R होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम में लगा देता हूँ, तो L/2 का होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू R²। तो यहाँ से L² / 4 आ जाएगा
आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो एल आ रहा है 2 आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है ना। ये बच्चों लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, क्यू इन की वैल्यू क्या है बेटा, लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लैम्डा और एल की वैल्यू है 2 टाइम्स अंडर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें आपको जब भी कोई लाइन चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर से गुजर रही है, तो बस ये देखना है कि उसका कितना चार्ज अंदर है, क्योंकि जो बाहर चार्ज होता है उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होता है क्लोज सरफेस से। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर बेटा मान लो ये लाइन चार्ज इस तरह से जा रही होती, बाहर ही होती पूरी, और स्फीयर के अंदर कोई कुछ भी ना होता, तब इससे जो फ्लक्स पास होता वो ज़ीरो होता, बिकॉज जब पूरा का पूरा चार्ज बाहर है तो देयर विल बी नो फ्लक्स। जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो इस स्फीयर को 2 बार कट करेंगी एंड देयर विल बी नो फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये लाइन चार्ज की जगह प्लेन होता है ना, ये एक प्लेन होता जो कि कॉपी के परपेंडिकुलर है, तो फिर ये एक कॉर्ड की जगह कटने की जगह है एक इस तरह से कटता और ये एक सर्कुलर डिस्क टाइप कटता। तो बस हमें यहाँ पर ये रेडियस आर है तो इसकी ये स्मॉल आर रेडियस निकालनी होती, फिर हम इस सर्कुलर रीजन का एरिया निकालते और उसका चार्ज हमें सिग्मा दिया जाता, मान लो ये सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इस बस सर्कुलर रीजन जो कट जाता है स्फीयर से, इस प्लेन का एक ये प्लेन और स्फीयर का इंटरसेक्शन होता है और उसका इंटरसेक्शन एक सर्कुलर रीजन आता है और इस पर जो चार्ज हम लिखते क्यू इन वो सिग्मा इंटू एरिया लिखते। सिग्मा आपको दिया जाता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता, और ये आर आप पाइथागोरस थ्योरम से ये रेडियस कैलकुलेट कर लेते। तो ये भी एक सेपरेट प्रॉब्लम बन सकता था, ठीक है, जहाँ पर लाइन की जगह एक प्लेन और एक स्फीयर का इंटरसेक्शन होता। तो वहाँ पर बस आपको लैम्डा की जगह चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा गिवन होता, सिग्मा की हेल्प से आपको क्यू इन निकालना होता और फिर क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट करना होगा आपको, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया जाए, तो उस पे बेस्ड हम कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफरेंट तरह के क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बच्चों डिस्कशन करने से पहले मैं आपको फिर से एक बात याद दिला दूं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, है ना, कोई भी क्लोज्ड 3 डायमेंशनल सरफेस अगर है तो उससे जो नेट फ्लक्स पास होता है वो टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो अगर हमें टोटल चार्ज अंदर का पता होगा तो हम सीधे सीधे यही फॉर्मूला टोटल फ्लक्स के लिए लगा सकते हैं। या कभी कभी हमें अगर फ्लक्स पता हो इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, नेट फ्लक्स पता हो, तो नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट ये हमारे टोटल चार्ज के बराबर होता है। मान लो बेटा किसी क्वेश्चन में आपको ये दिया जाए कि इस किसी क्लोज्ड सरफेस से नेट कितना फ्लक्स पास हो रहा है और उसमें चार्ज इनसाइड पूछ लिया जाए, तो आप सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, ये हमारे पास एक क्लोज्ड, ठीक है ना, क्यूबिकल सरफेस है, ठीक है, और मान लो इस सरफेस से हम कहते हैं फ्लक्स 20 यूनिट फ्लक्स बाहर आ रहा है, इस सरफेस से 40 यूनिट फ्लक्स बाहर आ रहा है, इस सरफेस से 50 यूनिट फ्लक्स अंदर जा रहा है, ठीक है, और इस सरफेस से 80 यूनिट फ्लक्स अंदर जा रहा है। इस सरफेस से ये वाली जो सरफेस है इससे 100 यूनिट फ्लक्स बाहर जा रहा है, ठीक है ना, और ये जो सामने वाली फ्रंट वाली सरफेस है इससे 90 यूनिट फ्लक्स। 6 फेसेस हैं तो कोई भी 6 समझ लीजिए। तो अगर हमसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में फाइंड आउट नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना है, तो सबसे पहले बच्चों हम नेट फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो बाहर आने वाला आउट गोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है, इन गोइंग फ्लक्स नेगेटिव। तो 90 यूनिट आउट गोइंग है प्लस 90, 40 यूनिट आउट गोइंग है प्लस 40, 20 वाला आउट गोइंग है, 100 वाला आउट गोइंग है, और ये 50 और 80 इन गोइंग फ्लक्स हैं, 2 फेज से अंदर जा रहा है फ्लक्स, 50 और 80।
तो ये कितना आ जाएगा 120, 160, 160 और 90, 250, 250 में 130 माइनस करेंगे तो ये 120 यूनिट आएगा। ठीक है, तो इतना फ्लक्स है बेटा। ठीक है, तो अगर मैं इस फ्लक्स को लिख सकता हूँ, अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, चूँकि क्यूबिकल सरफेस है बेटा, क्लोज्ड है, तो ये इसका जो नेट फ्लक्स होता है ये चार्ज इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से इनसाइड जो चार्ज होगा दिस इज फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, तो जो अंदर का चार्ज होगा 120 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी, जो भी यूनिट दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग यूनिट आ जाएगा। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, हमें फ्लक्स गिवन होता है, चार्ज कैलकुलेट करना होता है, तो सिंपल हम ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे जो हमने इनडायरेक्ट वे में प्रूफ करा रखा है आपको। ठीक है, और अभी तक हम लोग चार्ज गिवन होता था तो फ्लक्स कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल। तो एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं बेटा। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है जो एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड ई नॉट है, तो इट इज़ ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप। ठीक है, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, तो एक क्यूबिकल सरफेस है, तो इस क्यूब की नेट फ्लक्स बताना है, क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, और इंडिविजुअल सरफेसेस से भी बताना है। ठीक है, इंडिविजुअल सरफेसेस से कितना फ्लक्स पास होगा, दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो चूंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इस क्यूब की अलग अलग सरफेस देखें तो ऑल द सरफेसेस आर प्लेन सरफेस बच्चों। तो प्लेन सरफेस के लिए वी हैव डायरेक्टली स्टडीड ई डॉट ए, है ना, ई ए कॉस थीटा होता है बेटा फ्लक्स, ई डॉट ए होता है। तो अगर आप ध्यान से देख लें थोड़ा सा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप देखें तो ये वाली जो सरफेस होंगी दो, ठीक है, ये सरफेस और उसके ठीक पैरेलल वाली सरफेस, ये दोनों के दोनों ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। ये वाला तो वाई जेड प्लेन ही है, और ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर जो होगा आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं बेटा, और क्यूब के अंदर की क्लोज सरफेस में जो अंदर और बाहर का रीजन होता है वो पता होता है, प्लेन सरफेस के जैसा नहीं होता। तो ये इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी उधर की तरफ है, एक्स डायरेक्शन में बेटा। तो थीटा 0 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, इससे आउट गोइंग फ्लक्स आएगा, पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। इसी तरह इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो इन गोइंग फ्लक्स है। थीटा जो है यहाँ पे 180 डिग्री है, इस वाले के लिए 180 डिग्री है, और इस वाले के लिए 0 डिग्री है बेटा। बाकियों में अगर तुम देखोगे तो इन सारे रीजन्स में अगर मैं 2D में बनाऊं तो यहाँ पर देखिए आप फील्ड ऐसी होगी, और ये एरिया वेक्टर जो होगा वो ऐसा होगा। सिमिलरली यहाँ पर एरिया वेक्टर बेटा ऐसा होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी होगी। तो ये ऊपर वाली जो दो सरफेस होंगी, ये वाली और ये वाली, इनसे फ्लक्स 0 पास होगा। सिमिलरली सामने वाली और बैक वाली, उनका एरिया वेक्टर भी पेज के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ऐसे समझ लो, ऐसे होगा पेपर के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, और पीछे वाली का पेपर के अंदर की तरफ होगा एरिया वेक्टर, और वो भी हमारा जो है वो z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इसका एरिया वेक्टर और पीछे वाले का एरिया वेक्टर z एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो x के अलॉन्ग है, तो थीटा 90 डिग्री होगा। मतलब इन दो सरफेस को छोड़ के जो चारों सरफेस हैं उनके लिए जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो 90 डिग्री पे है, तो फ्लक्स 0 होगा। राइट, तो कौन कौन सी दो सरफेस पे, तो पहले तो मैं इन सरफेस का लिख देता हूँ AOFC, इसमें फ्लक्स 180 डिग्री है, तो माइनस ई नॉट इंटू एरिया आ जाएगा। ये एक फेस का एरिया है, अगर क्यूब की साइड लेंथ a है तो एरिया की वैल्यू स्मॉल a स्क्वायर हो जाएगी, और ये जो सामने वाली फेस है ये है BEGD, इसका फ्लक्स प्लस EA हो जाएगा। बाकी चारों सरफेस का अदर फोर सरफेसेस पे फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। तो अगर नेट फ्लक्स देखें, नेट फ्लक्स क्यूब से नेट फ्लक्स, तो एक पे माइनस ई नॉट ए, एक पे प्लस ई नॉट ए, और बाकी चारों पे 0 0, तो भी नेट फ्लक्स भी यहाँ पे 0 होगा। ठीक है ना, नेट फ्लक्स हमारा जो है वो 0 होगा।
अगर हमसे पूछा जाए व्हाट विल बी द नेट चार्ज इनसाइड दिस क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा, तो क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, बिकॉज नेट फ्लक्स इज 0, दिस इम्प्लाइज देयर विल बी नो चार्ज इनसाइड द, नो नेट चार्ज, है ना, मतलब इस क्यूब के अंदर नेट में कोई चार्ज नहीं हो सकता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, नेट में नहीं हो सकता कोई चार्ज, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्यूब मस्ट बी 0, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। एक सिमिलर क्वेश्चन बच्चों हम और लेंगे, तो एक प्रॉब्लम बच्चों और डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो गिवन है वो अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर आई कैप। तो डायरेक्शन फिक्स है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा, बट उसका मैग्नीट्यूड x के साथ वेरी कर रहा है। अगर x नहीं चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, बट अगर x बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, ठीक है। तो बताना है फाइंड आउट नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, ये क्यूब है जिसमें ये y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस है, और व्हाट इज नेट चार्ज इनसाइड दिस क्यूब, ठीक है। तो पहले हम नेट फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बेटा जैसे पीछे क्वेश्चन था, बस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग से फिर देखें तो बस इन्हीं दोनों से फ्लक्स पास होगा बेटा, ये दोनों जो सरफेस होगी सिर्फ इनसे फ्लक्स पास होगा, बिकॉज इनका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर होगा। तो इस वाले पे फ्लक्स नेगेटिव होगा, थीटा 180 डिग्री है, और इस वाले पे फ्लक्स पॉजिटिव होगा, जो एंगल है वो 0 डिग्री है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे हम लोग अगर देखें कैलकुलेट करें, तो अगर मैं ये दिखाऊं कि ये जो दो प्लेन हैं, ये दो प्लेन ये YZ प्लेन के पैरेलल है ना, पैरेलल टू YZ प्लेन, तो इस पूरे प्लेन में जो x की वैल्यू है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। अगर ये साइड लेंथ a है, क्यूब की साइड लेंथ a है ना, क्यूब की साइड लेंथ a है, तो ये x इक्वल टू a है, इस पूरे रीजन में x इक्वल टू a है, और इस पूरे रीजन में x इक्वल टू 0 है। यानी कि वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है बच्चों, बस इस प्लेन पे चूंकि x नहीं बदल रहा है, x कांस्टेंट है, तो फॉर दिस प्लेन वी कैन एज्यूम दैट, वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो E2 कितनी होगी, अल्फा प्लस बीटा ए स्क्वायर होगी आई कैप, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस प्लेन पे वो होगी अल्फा आई कैप, क्योंकि x 0 है। बाकी चारों प्लेन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो रिमेनिंग चारों फेसेस पे फ्लक्स 0 होगा, ठीक है ना। सिर्फ इन्हीं दो फेसेस से फ्लक्स पास होगा, रिमेनिंग चारों फेसेस से फ्लक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा आप सब समझ रहे हैं, बिकॉज एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सबसे पहले मैं फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहूँगा AOGC से। तो चूंकि इस फेस पे फ्लक्स जो है वो फील्ड कांस्टेंट है, अल्फा इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो EA cos 180 हो जाएगा। तो E1 इंटू A इंटू कॉस 180, तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा इंटू ए स्क्वायर, ये फ्लक्स नेगेटिव होगा। और अगर BEFD इसका फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा बेटा, तो ये हो जाएगा E2 इंटू A इंटू कॉस 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ए स्क्वायर इंटू एरिया ए स्क्वायर कॉस 0 1 हो जाएगा। तो बेटा जो नेट फ्लक्स आ रहा है दैट इज़ सम ऑफ दीज टू वैल्यूज़, तो ये बीटा ए की पावर 4 आ जाएगा। अगर ये हम देखें तो दिस इज़ द आंसर ऑफ नेट फ्लक्स। और नेट फ्लक्स जो होता है ये बाई गॉस थ्योरम कह ले लीजिए, या हमने बेसिक जो पढ़ाया उससे हम जान चुके, क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू इन जो होगा वो नेट फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा, दिस इज बीटा ए की पावर 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज इनसाइड दिस क्यूबिकल बॉडी इज इक्वल टू बीटा ए टू दी पावर 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं अब आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो इसको आप कर लीजिएगा। तो बिल्कुल सिमिलर एक क्यूबिकल बेटा बॉडी है हमारे पास, क्यूबिकल सरफेस है, ठीक है। ये क्यूब है हमारे पास, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज नॉट वाई एक्सिस, इस एक्सिस पे यहाँ वाई एक्सिस है, यहाँ जेड एक्सिस है। ये जो प्लेन है दिस इज एक्स इक्वल टू ए, और ये जो प्लेन है दिस इज एक्स इक्वल टू 2a, मतलब ये डिस्टेंस a है बेटा। और क्यूब की जो साइड लेंथ है ऑफ कोर्स वो भी a है। और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर आई कैप
प्लस बीटा वाई स्क्वायर जे कैप। तो आपको ये बताना है कि क्यूब से नेट फ्लक्स कितना पास होगा और क्यूब के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब। ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अब की बार ये वाई एक्सेस नहीं है, ये जेड नहीं है, बट ये वाई के पैरेलल है, ठीक है। क्यूब जो है हमारा वो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग शिफ्ट कर दिया हमने थोड़ा सा ए डिस्टेंस। तो ये जो दो प्लेन है, ये x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू 2a, मतलब ये डिस्टेंस a होगी और यहाँ से यहाँ और a होगी। बाकी ये क्यूब की साइड लेंथ हैं, तो बाकी चीज़ें आप समझ सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार दोनों कंपोनेंट में वैरी कर रही है, I और J दोनों डायरेक्शन में वैरी कर रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स निकालिएगा, दोनों की वजह से अलग अलग निकाल सकते हैं। तो जो I वाली डायरेक्शन है उनकी वजह से केवल इन दोनों में फ्लक्स आएगा, और जो J वाली डायरेक्शन होगी उसमें इन दोनों से फ्लक्स आएगा, ठीक है, इन दोनों से। और K वाली कोई डायरेक्शन है नहीं, तो केवल जब इस I कंपोनेंट लेंगे तो सिर्फ 2 का आएगा, रिमेनिंग 4 0 होंगे। J का लेंगे तो इन दोनों का आएगा, रिमेनिंग 4 0 होंगे, और दोनों को एल्जेब्रिक सम करके आप नेट फ्लक्स निकालेंगे। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आप मुझे मैसेज करिए, बहुत सारे लोग करते नहीं ये क्वेश्चन, बहुत गलत बात है, इसको क्वेश्चन को आप ज़रूर करें। और जब ये मैं क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, तो आप ये कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके आप कुछ किसी क्वेश्चन को खुद ट्राई करना चाहते हैं तो पहले आप खुद ट्राई कर लिया करिए, फिर जाके इस वीडियो को आप फर्दर आगे देखा करिए। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लक्स के कुछ और 1-2 एडवांस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग गॉस थ्योरम को ऑफिशियली पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाता है। ओके बच्चों, दैट्स ऑल।